Assalamualaikum student, how are you? I hope that you will be fine. Student, happy is the day. आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज हमारी जो बीए इंग्लिश हमने पोइट्री की सीरीज़ शुरू की हुई थी उसमें हमारी जो है वो लास्ट पोएम जो है पोएम नंबर 23 और बेसिकली ये जो है ना ये अंडर द टाइटल इमेजेस एंड इम्प्रेशंस इस टाइटल के तहत ये छोटी छोटी जो है वो तीन जो है मुख्तलिफ जो पोइट्स हैं उनकी जो नज़में हैं जो कि छोटी छोटी हैं, इतनी बड़ी नहीं हैं, उनको एक टाइटल के तहत बयान किया गया है। तो ये हमारी आज लास्ट पोएम है। इसको हम एज़ यूजुअल जैसे हम पहले पढ़ते हैं, साथ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद फिर लेक्चर 2 में मैं इसकी जो बाकी चीज़ें हैं, जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वो मैं लेक्चर 2 में आपको बयान करता हूं। तो शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। वेरी फर्स्ट पोएम है, टाइटल है हमारा इमेजेस एंड इम्प्रेशंस। ओके, पोएम नंबर 23 और इसमें वेरी फर्स्ट जो पोएम है वो है आटम। आटम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ख़िज़ां। अब इसमें होगा क्या कि जैसे कि टाइटल रिफ्लेक्ट कर रहा है कि फर्स्ट द पोएट क्रिएट्स एन इमेज, देन ही ट्राइज टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ दैट इमेज। पहले वो एक इमेज क्रिएट करता है, फिर उसका जो इम्प्रेशन है वो बयान करता है और इसमें जो है वो एक मैसेज भी जो है वो साथ देने की कोशिश करता है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें मैसेज क्या है। और वेरी फर्स्ट पोएम जो ऑटम है इसके अंदर शायर ने क्या कहने की कोशिश की है। ऑटम, अ टच ऑफ कोल्ड, मसलन ये सर्द रात थी, अ टच ऑफ कोल्ड इन द ऑटम नाइट, और ख़िज़ां की रात थी, ख़िज़ां की रात थी और सर्दी थी। द पोइट वॉज मूविंग आउटसाइड, वो बाहर किसी जगह पे घूम रहा था। मे बी देवर सम फील्ड्स, कुछ खेत हो या कोई पास्चर हो या कोई मैडो हो, वहाँ से वो गुज़र रहा था। अ टच ऑफ कोल्ड इन द ऑटम नाइट, ख़िज़ां की रात थी और हर तरफ ठंडक ही ठंडक थी। आई वॉकड एब्रॉड, एब्रॉड का मतलब क्या है स्टूडेंट? ABROAD। एब्रॉड का मतलब फॉरेन भी होता है, यानी बाहर का मुल्क, लेकिन यहाँ इसका मतलब है आउट ऑफ हाउस। द पोएट वॉज नॉट सिटिंग इन हिज हाउस, ही वॉज वॉकिंग आउटसाइड, वो बाहर घूम रहा था। आई वॉकड एब्रॉड, मैं चहलकदमी कर रहा था। एंड सा द रडी मून, और मैंने सुर्ख चेहरे वाला चाँद देखा। रडी, RUDDY, रडी उस चीज़ को हम बोलते हैं जो गहरे मसलन रेड कलर की हो, हैविंग रेड कलर, ठीक है। अब रडी मून का मतलब क्या है? जब चाँद जो है वो पिछली रात के वक्त डिक्रीज़ हो रहा होता है तो उस वक्त जो है वो उसकी जो सुर्खी है, उसका जो रेड फेस्ड है वो ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। इससे हम ये भी इम्प्रेशन ले सकते हैं कि उस रात जो है, जो जब पोइट बाहर घूम रहा था तो ये रात का पिछला पैर, मतलब सेकंड पार्ट ऑफ द नाइट था, जब चाँद जो है वो डिक्रीज़ हो रहा था। एंड सा द रेडी मून लीनिंग ओवर अ हेज, और मैंने एक सुर्ख चेहरे वाला चाँद देखा जो एक हेज, एक फेंस, बाड़ के ऊपर झुका हुआ था। हेज, HEDGE, हेज का मतलब है फेंस, यानी आपको समझाने के लिए उर्दू में लिख देता हूँ, यानी कि बाड़। और वो लीन कर रहा था, लीन का मतलब है लीन ओवर, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब जो है वो यूज़ किया गया है। लीन ओवर का मतलब है टू बेंड फॉरवर्ड, जिसको हम कहते हैं ना झुका हुआ, लीन कर रहा था। और वो जो सुर्ख चेहरे वाला चाँद था वो एक बाड़ के ऊपर झुका हुआ था। अब मतलब क्या है
कि हो सकता है कि वो बाड़ जो है वो थोड़ी सी जो फेंस है वो जो हैज है वो ऊंची हो और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जो किनारा है वो स्काई टचिंग हो। स्काई टचिंग का मतलब है कि उससे पीछे जो है वो आसमान ही नज़र आ रहा हो। तो जो चांद है वो डिक्रीज़ कर रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था, लिहाजा उसका जो चांद का एक कॉर्नर है, एक जो उसका सर्कल है, उसका जो एक किनारा है वो उस हैज के साथ टच कर रहा था। ये इसका एक इम्प्रेशन जो है ना वो बनता है, क्योंकि वो चांद जो है वो लीन फॉरवर्ड कर रहा था, जैसे आगे की तरफ झुक के देख रहा हो। ठीक है, लाइक अ रेड फेस्ड फार्मर, और उस तरह वो लग रहा था। किस तरह वो चांद का चेहरा सुर्ख था, जिस तरह एक किसान जो है उसका सुर्ख चेहरा होता हो। रेड फेस्ड फार्मर, रेड फेस्ड फार्मर का मतलब है कि सुर्ख चेहरे वाला किसान। बेसिकली ये कंपैरिजन ज़रा ज़हन में रखिएगा कि रेड फेस्ड फार्मर और रेड फेस्ड मून, ये सिमिलरिटी है। आई डिडेंट स्टॉप टू स्पीक, मैं रुका नहीं उससे बात करने के लिए। बट नॉडेड, नॉडेड का मतलब है NODDED, नॉडेड, टू मूव द हेड, बस अपना सर जो है वो हिला दिया, नॉड कर दिया। यानी ज़बान से मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, सिर्फ अपने सर जो है उसको मैंने नॉड कर दिया। एंड राउंड अबाउट वर, और उस सुर्ख चेहरे वाले चांद के आसपास, राउंड अबाउट, एंड राउंड अबाउट वर द विस्टफुल स्टार्स। विस्टफुल, विस्टफुल, ठीक है ना, यानी फुल ऑफ विस्ट। विस्ट कहते हैं हसरत को, ठीक है ना, हसरत भरे, ठीक है, फुल ऑफ विस्ट, विस्टफुल, फुल ऑफ विस्ट, यानी हसरत भरे सितारे थे। यानी सुर्ख चेहरे वाला चांद आसमान पे और उसके गिर्द जो है वो हसरत भरे सितारे। अब इसके बीच में एक सिमिलरिटी वो और क्रिएट करेगा, वो देखे क्या है। विद वाइट फेसेस, और उन सितारों के चेहरे ऐसे सफ़ेद थे, ऐसे वाइट थे, लाइक टाउन चिल्ड्रन, जैसे किसी टाउन कस्बे देहात के बच्चे हों। यानी उन सितारों के चेहरे ऐसे हसरत भरे थे जैसे ज़मीन पर किसी कस्बे, गांव, विलेज में रहने वाले जो हैं वो बच्चे हों। अब बेसिकली उसने, अब देखिए उसने एक बड़ी ज़बरदस्त सिमिलरिटी क्रिएट की है, एक बड़ा ज़बरदस्त इमेज जो है और उसका जो इम्प्रेशन है वो क्रिएट किया है। अब इसमें ऊपर रेड फेस्ड मून है और उसके आसपास विस्टफुल स्टार्स हैं, ठीक है, और नीचे जो है वो रेड फेस्ड फार्मर है ज़मीन के ऊपर, और उसके आसपास जो हैं वो हसरत भरी निगाहों वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये इसकी ट्रांसलेशन जो है वो मैंने मुकम्मल कर दी है। इस तरह स्टूडेंट जो इस टाइटल के नीचे हमारी जो दूसरी पोएम है वो है जी पोएम 2 है, उसका नाम है फॉग। और फॉग जो है डेट हैज़ बिन कंपोज्ड बाय कार्ल सैंडबर्ग, उसको कार्ल जो सैंडबर्ग है उसने कंपोज किया है। तो ये छोटी सी एक नज़म है, इसमें भी उसने एक इमेज क्रिएट किया है, और इमेज जो है वो फॉग को उसने क्रिएट किया है कि फॉग जो है हाउ डज़ फॉग कम, कि फॉग जो है वो कैसे आती है, कैसे ये स्टे करती है ओवर द हार्बर एंड ओवर द सिटी, शहर के ऊपर और बंदरगाह के ऊपर कैसे स्टे करती है और कैसे ये मूव फॉरवर्ड हो जाती है। तो ये भी एक छोटी सी नज़म है अंडर द टाइटल ऑफ इमेजेस एंड इम्प्रेशंस। ओके, द फॉग कम्स, धुंध जो है वो आती है, ऑन लिटिल कैट फीट, ऐसे आती है जैसे बिल्ली आती है। ऑन लिटिल कैट फीट यानी बड़े आराम से, विद आउट मेकिंग एनी नॉइस, ठीक है ना। अब आपने स्टूडेंट ऑब्जर्व किया होगा कि जब कैट आती है, ठीक है ना, तो उसका चलने की कोई आवाज़ नहीं आती, ठीक है। तो जो फॉग है वो भी ऐसे ही आती है, साइलेंटली, चुपके से। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, छोटे छोटे पाँव पे चल के ये आती है, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। इट सिट्स लुकिंग, और ये बैठती है, ठीक है, देखते हुए, ओवर द हार्बर। हार्बर जो है ये है
इसका मीनिंग मैं लिख देता हूँ, थोड़ा मुश्किल है। हार्बर, बंदरगाह, ठीक है, यानी वेयर द शिप्स आर लोडेड एंड डिसलोडेड, ठीक है, बंदरगाह। मतलब इसका मैं इंग्लिश में भी आपको कर देता हूँ, वेयर शिप्स आर, सॉरी इसको मैं सही लिख देता हूँ, शिप्स आर लोडेड एंड डिसलोडेड। ओके, वेयर शिप्स आर लोडेड एंड डिसलोडेड, उसको हार्बर बोलते हैं। और ये आती है, फॉग आती है जस्ट लाइक अ कैट, जस्ट लाइक कैट कम्स, जैसे बिल्ली आती है, और ये छा जाती है, प्रीवेल कर जाती है हार्बर के ऊपर, ओवर द हार्बर एंड सिटी, और शहर के ऊपर, ऑन साइलेंट हॉन्चेस, और ये चुपके से आती है, साइलेंट हॉन्चेस। हॉन्चेस डेफिनेटली बेसिकली जो होता है HAUNCHES, हॉन्चेस जो है ये बोलते हैं जी बैक लेग्स ऑफ द कैट, यानी बिल्ली के जो पिछले पाँव होते हैं, जो उसके 2 पाँव होते हैं पिछले, उसको हॉन्चेस बोलते हैं, ठीक है ना, उसको हॉन्च, बैक लेग्स ऑफ द कैट। और अल्लाह ताला ने उनकी बनावट भी ऐसे की होती है कि उसी की वजह से ये जो कैट्स होती है ये छलांग भी ऊंची लगा लेती हैं, और इसी वजह से जब ये ऊंचाई से कूद के नीचे आती हैं तो उनकी कोई आवाज़ नहीं पैदा होती, ठीक है। तो फॉग आती है चुपके से और बंदरगाह के ऊपर और शहर के ऊपर प्रीवेल कर जाती है, छा जाती है, और थोड़ी देर के लिए स्टे करती है। ऐसे स्टे करती है जैसे एक कैट जो है वो अपनी बैक लेग्स के ऊपर स्टे करती है, साइलेंट, चुपके से। मेरा ख्याल है कि ये इमेज आपके जहन में क्रिएट हो गया होगा कि व्हाट द पोइट वांट्स टू क्रिएट एन इमेज, कि किस किस्म का वो इमेज जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करता है। अच्छा, आगे जी, एंड देन मूव्स ऑन, स्टे फॉर अ लिटिल टाइम, थोड़ी देर के लिए स्टे करती है, एंड देन मूव्स ऑन। मूव ऑन का मतलब है गो फॉरवर्ड, यानी आगे अपने किसी और काम में निकल जाती है। मूव्स ऑन, गो फॉरवर्ड, गोज फॉरवर्ड, FORWARD, ठीक है, आगे बढ़ जाती है। धुंध आती है, जैसे कैट आती है और थोड़ी देर के लिए ये स्टे करती है शहर के ऊपर, बंदरगाह के ऊपर, ठीक है ना, और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ जाती है। ओके, तो ये एक शॉर्ट सी पोएम थी जिसका नाम है फॉग। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। स्टूडेंट, हमारी जो पोएम है इस टाइटल के नीचे इमेजेस एंड इम्प्रेशंस, उस एक टाइटल के नीचे जो थर्ड पोएम है वो छोटी सी 1.5 लाइन की है, तकरीबन 1.5 लाइन की ये बन जाती है। यानी आप इसको कह लें कि ये द स्मॉलेस्ट पोएम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छोटी तरीन नज़म आप इसको कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो शायर जो एज़रा पाउंड है उसने जो इमेज क्रिएट किया है वो बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है ना, वो समझने के काबिल है। और जब आपको समझ लग जाती है तो फिर आप कहते हैं कि वाकई जो पोइट जो है उसने बड़ी ब्रेविटी का इजहार किया है, यानी उसने इख्तसार जो है उससे काम लिया है कि एक 1.5 लाइन की पोएम के अंदर उसने एक जो पूरी एक दुनिया है, ठीक है ना, उसको क्रिएट कर दिया है। तो हम इसको पढ़ते हैं। बेसिकली ये पोइट वाज पासिंग थ्रू अ क्राउड दैट वाज स्टैंडिंग एट अ अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन वेटिंग फॉर द ट्रेन। तो वहाँ पे एक क्राउड खड़ा हुआ था, शायर ने उसको ऑब्ज़र्व किया तो अपेरेंटली तो वो बड़े खुश थे, लेकिन शायर कहता है कि मैंने उनकी खुशी के अंदर से उनकी उदासी को देख लिया। यानी अपेरेंटली दे वर हैप्पी बट इन एक्चुअल दे वर नॉट हैप्पी, हकीकत में वो लोग खुश नहीं थे। और उसको समझाने के लिए जो उसने कंपैरिजन जो सिमिली यूज़ की है वो बड़ी ज़बरदस्त है। द एपरेशन फर्स्ट वर्ड है, डिफ़िकल्ट है, मैं लिख देता हूँ, APPARITION, एपरेशन। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, REFLECTION, यानी अक्स, ठीक है, ग्लिम्स, झलक, अक्स। द एपरेशन ऑफ दीज फेसेस,
वो क्राउड जो था, जो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़ा हुआ था वेटिंग फॉर द ट्रेन, जो उस ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, तो उनके चेहरों के जो अक्स थे, जो इम्प्रेशंस थे, जो तासरात थे ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड, ठीक है ना, वो कुछ इस तरह थे। वो किस तरह थे, दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। द एपरेशन ऑफ दीज फेसेस द फेसेस ऑफ द पीपल हु वर स्टैंडिंग ओवर देयर, जो वहाँ पे खड़े हुए थे, इन द क्राउड, उस हजूम में खड़े हुए लोगों के चेहरे इस तरह थे। किस तरह थे जी? पीटल्स, PETALS, पीटल्स। ये जो गुलाब की पत्तियाँ होती हैं ना, उसको जो है वो कहते हैं द लीव्स, द रेड लीव्स ऑफ द रोज़, उसकी जो पंखड़ियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, उसको बोलते हैं पीटल्स। पीटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बाउ, बाउ का मतलब है ब्रांच, BOUGH, बाउ। बाउ का मतलब क्या है? ब्रांच। उर्दू में इसको शाख बोलते हैं, ठीक है, उर्दू में क्या इसको कहेंगे? शाख। अच्छा, अब देखें, बड़ा ज़बरदस्त उसने इमेज क्रिएट किया है। द एपरेशन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड, उन लोगों के जो हजूम में खड़े हुए जो लोग थे, उनके चेहरों के तासरात ऐसे थे जैसे पीटल्स, जैसे गुलाब की सुर्ख पत्ती को रख दिया गया हो ऑन अ वेट ब्लैक बाउ, एक काली भीगी हुई शाख के ऊपर, ठीक है, काली भीगी हुई शाख के ऊपर। अब स्टूडेंट, आप देखने का मसलन जो मैं जब ये पोएम पढ़ा रहा होता हूँ तो इसमें मेरे अंदर जो इमेज क्रिएट होता है वो कुछ यूँ है कि बरसात का मौसम है, यानी बारिश हो रही है, और आप किसी गार्डन के अंदर जो है ना वो जा रहे हैं, और आपने अचानक देखा है कि एक शाख जो है वो दरख्त से मतलब मुकम्मल तौर पर नहीं टूटी है, इस तरह टूटी है कि वो उसके साथ लटकी हुई है, ठीक है ना, और उसका जो फोटोसिंथेसिस का अमल है, वो जो सप्लाई है, उसकी जो खुराक है, उसकी खुराक की जो फराहमी है वो रुक गई है, जिसकी वजह से, क्योंकि उसको अब वो सप्लाई फूड नहीं मिल रही है, तो वो काली हो गई है। अब जब काली शाख के ऊपर बारिश पड़ती है, ठीक है ना, तो वो और बदनमा हो जाती है, यानी उसका जो स्याहपन है वो और नुमाया हो जाता है। तो उसके ऊपर आप गुलाब का फूल रख दें या एक पत्ती रख दें तो यकीन करें कि वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि वो जो शाख का जो स्याहपन है वो उस गुलाब की फूल या पत्ती को भी स्याह, उसके ऊपर भी वो क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है, यानी उसका भी जो कलर है वो ख़राब हो रहा है, यानी उसमें भी कोई दिलकशी जो है, अगरचे वो गुलाब का फूल है लेकिन उसमें भी कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगी। तो सेम इज़ द केस कि जब शायर ने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो खड़े हुए थे, अगरचे वो चेहरों से लग रहे थे कि वो मतलब खाते पीते घरों से ताल्लुक़ है, इनको कोई गम नहीं है, लेकिन शायर कहते हैं कि उनके अंदर का जो स्याहपन था, जो उदासी थी, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो डैट इज़ इन लिटरेचर डैट इज़ अ सिंबल ऑफ सैडनेस, वो सैडनेस की अलामत होता है। तो शायर कहता है कि मैंने उनके अंदर की जो उदासी है, ठीक है ना, उसको मैंने पढ़ लिया, अगरचे वो ऊपर से जो है ना वो उनके जो एपरेशन थे वो बड़े मतलब खुशी वाले लग रहे थे, लेकिन अंदर से वो लोग जो हैं वो उदास थे। और उसने बहुत ही अच्छी सिमिली और मेटाफर यूज़ करके अपनी इस बात को कन्वे किया है। तो उम्मीद है कि ये जो 3 छोटी छोटी पोइम्स हैं अंडर द टाइटल ऑफ इमेजेस एंड इम्प्रेशंस, तो आपको ये समझ आई होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।